हम लोग क्या किए थे कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें पढ़ रहे थे, और पार्ट वन का जो वीडियो है उसमें हम यहाँ तक पढ़े थे, निचले सदन का विघटन शुरू यहीं से करते हैं, फिर 8 पढ़ेंगे, फिर अगला टर्म में देखेंगे, राइट। तो निचले सदन का विघटन जो है इसमें क्या कह रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, है ना, वो क्या करते हैं कि लोकसभा की जो निचला सदन है, मतलब लोकसभा समझिए, लोकसभा, ठीक है, वो लोकसभा पर क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही, मतलब पीएम ही करेंगे सिफारिश, किसको करेंगे सिफारिश, राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट है उनको करेंगे सिफारिश। और क्या करेंगे कि जैसे सिफारिश करते हैं वैसे राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है, विघटन, ठीक है। पर इसमें सिफारिश कौन करते हैं, पीएम करते हैं, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पीएम का पद जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऐसे कहें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है पूर्ण होने से पहले ही नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति को, नए प्रेसिडेंट को, लोकसभा की जो नए चुनाव होंगे, है ना, उसके लिए लोकसभा को विघटन करने की सिफारिश करते हैं। पीएम करते हैं सिफारिश किनको, प्रेसिडेंट को, ताकि लोकसभा का विघटन हो जाए, फिर नए सिरे से चुनाव हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय व्यवस्था, है ना, इसमें कार्यकारिणी को, जो एग्जीक्यूटिव है उसको कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है, ठीक है। कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है किसको, कार्यकारिणी को। अब आते हैं गोपनीयता के बारे में। गोपनीयता क्या चीज़ होता है, जस्ट गोपनीयता का मतलब होता है कुछ बातें छुपाना, कुछ बातें, है ना, इस तरह से हम लोग गोपनीयता को समझ सकते हैं, इसको राज कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि मंत्री जो है, मंत्री मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं, गोपनीयता के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अपनी जो कार्यवाही है और नीति है और निर्णय है, इसकी सूचना ये नहीं देंगे किसी को, ठीक है। अपना कार्य ग्रहण करने से पहले क्या करते हैं कि जितना भी मंत्री हैं वो क्या करते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ये लेते हैं शपथ, ठीक है, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है, ये दिलाते हैं गोपनीयता की शपथ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें देखेंगे कि कुछ गुण हैं, कुछ दोष भी है ना। पहले विशेषता को पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति शासन की विशेषता में क्या है, और इसमें खास करके हम लोग जोड़ देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उन पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति शासन है नहीं, है कहाँ पर, अमेरिका में है। तो अमेरिका एक रोल मॉडल के रूप में काम करता है राष्ट्रपति शासन के रूप में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल अमेरिकी राष्ट्रपति से करेंगे। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति में होता क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का, सरकार का मुखिया होता है, मतलब राज्य का भी मुखिया होता है, सरकार का भी मुखिया होता है, दोनों का मुखिया होता है कौन, अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है। यह राज्य का मुखिया होने के नाते क्या करता है कि उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है, और एक सरकार का मुखिया के होने के नाते क्या करता है कि वो सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है, इसमें लीडिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है, और राज्य का भी मुखिया होता है। तो समझिए कि राष्ट्रपति सरकार वाली शासन व्यवस्था में राज्य और सरकार दोनों का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्षों के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, 4 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष के लिए एक फिक्स होता है, निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। अमेरिका में इसे 4 वर्ष। और एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका में क्या होता है कि 4 वर्ष में एक व्यक्ति एक बार मान लीजिए राष्ट्रपति बना और दूसरी बार वो बन सकता है, मतलब एक व्यक्ति को ना वहाँ 2 टाइम मौका मिलता है, सिर्फ 2 बार कि आप राष्ट्रपति के पद में आ सकते हैं। तो 4 वर्ष का कार्यकाल वो फिक्स है, इतना समझिए, है ना, 4 वर्ष का कार्यकाल क्या है, फिक्स है। तो उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता, मतलब उसमें अगर लगता भी है ना, ये क्या बोलते हैं,
महाभियोग, महाभियोग। तो ये सिर्फ कांग्रेस की जो वहाँ संस्था है, वो सिर्फ महाभियोग के माध्यम से ही इसे ख़त्म करेंगे, हटाएंगे, है ना, इस पद को उनसे रिक्त करेंगे। ये तभी कर पाएंगे कब? जब उन्होंने कोई गैर संवैधानिक काम किया हो या इस तरह से कोई घटना का अंजाम दिया हो। ठीक है, तो ये महाभियोग है, आप इसको भी समझ गए। अब आते हैं आपको किचन कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है। मतलब क्या होता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको सिर्फ कैबिनेट या किचन कैबिनेट का मतलब छोटा सा एक मंत्रियों का समूह होता है या अधिकारियों का समूह होता है, उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। तो राष्ट्र इसमें कौन कौन होता है? सचिव होता है, ठीक है, जो सेक्रेटरी होता है वो होता है। तो सचिव अपने कार्यों के लिए क्या करते हैं, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। यहाँ का जो कांग्रेस है उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं, पर किचन कैबिनेट के रूप में राष्ट्रपति को सहयोग करते हैं। ठीक है, और केवल समझिए कि यह एक परामर्शदात्री संस्था है, सिर्फ परामर्श देता है। मैंने कैबिनेट और किचन कैबिनेट सिर्फ परामर्श देता है, एडवाइस देगा। अब इसको अप्लाई करना है, लागू करना है या नहीं करना है, ये कौन समझेंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट समझेंगे। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इस पर कोई बाध्य नहीं है कि कैबिनेट और किचन कैबिनेट की बात उसे मानना ही पड़ेगा, है ना। ये क्या है? केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है। इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव भी होते हैं, है ना। इसका चयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। तो प्रेसिडेंट ही अपने आदमी को चुना है भाई कि तुम मुझे टाइम पर सलाह देना, नीतियों निर्माण में मुझे सहयोग देना। लेकिन इसकी बातों को मानना या ना मानना है किनके हाथ पे है? राष्ट्रपति के हाथ पे है। ठीक है, तो इसका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। और वे हटा भी सकते हैं, जब भी उन्हें आवश्यकता पड़े इन्हें हटाने की, तो वे हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए कि अपने कार्यों के लिए जो कांग्रेस के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता है वो सचिव होते हैं। जो सचिव लोग होते हैं कांग्रेस के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अपने कार्यों के प्रति, जो सचिवों की संख्या होती है वो। ठीक है, और अंत में समझना है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस का जो निचला सदन है, वो उसके बारे में जानना है। वो क्या चीज़ है? अब देखिए, राष्ट्रपति का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो विघटन वो विघटन उसका नहीं करता है। कांग्रेस का जो निचला सदन है उसका विघटन राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, वैसे ही वहाँ वहाँ की समझें लोकसभा, है ना, वो एक निरंतर चलने वाली संस्था तो नहीं, पर इतना कह सकते हैं कि राष्ट्रपति उसको विघटन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब लास्ट में जानना है कि देखिए, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब अमेरिका में कैसा है? फ्रीडम है। मतलब इनका कोई इससे लेना देना है नहीं, ये एकदम फ्रीडम है, बिल्कुल अलग है। ये फ्रीडम है, बिल्कुल अलग है। विधायिका भी क्या है? फ्रीडम है, बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्तियों का जो विभाजन का सिद्धांत है ना, वो अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के आधार है ना। और सरकार का जो विधायी अंग है, जैसे कार्य विधायी अंग है, कार्यपालिका का जो अंग है, और न्यायपालिका का जो अंग है, ये तीनों एकदम फ्रीडम इकाइयों में डिवाइड है। ठीक है, और इसको एक्सप्लोर किया गया है, विस्तृत किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन की ये विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र जो संसदीय व्यवस्था है इसके क्या गुण है। मतलब दोष भी होता है, गुण होता है। देखिए क्या होता है कि हर सिक्का का दो पहलू होता है। एक होता है चित्त, एक होता है पट, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो दोनों ही विशेषताएं इसमें होता है। संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण भी है, कुछ इसमें दोष भी है। तो दोनों को समझेंगे। सबसे पहले गुण को समझते हैं, गुण क्या है। सबसे पहला गुण आपको जानना है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। किसमें? संसदीय व्यवस्था में विधायिका के और कार्यपालिका के मध्य क्या होता है? सामंजस्य होता है। एक बहुत तरह का अंतर संबंध होता है। संसदीय व्यवस्था का ना ये सबसे बड़ा लाभ है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है हमें। यह है कि सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है, दोनों के बीच। तो कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में क्या है? स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन दोनों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके बीच कोई डिबेट नहीं होता है, कोई विवाद ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका दोनों एक है। अब सोच के देखिए ना, जो आदमी लॉ को बना रहा है वही आदमी इम्प्लीमेंट भी करवा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता कि ये लॉ बनाता, ये इम्प्लीमेंट करता, तो दोनों के बीच कंट्रोवर्सी होता, दोनों के बीच दिक्कत होता। अगला आपको जानना है कि उत्तरदायी सरकार बनती है ये।
उत्तरदायी सरकार एक रिस्पॉन्सिबल के रूप में काम करता है। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था एक रिस्पॉन्सिबल सरकार के रूप में काम होता है ना। मंत्री अपने मूल रूप से क्या होता है कि कार्यकारी कार्यों के लिए जो कार्याधिकार कार्य है उसके लिए संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है ना, के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद क्या होता है कि मंत्रियों पर विभिन्न तरीके से, जैसे प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, है ना, चर्चा और स्थगन या प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, तो इसके माध्यम से कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मंत्रियों को कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट। और नंबर 3, इसको अगर हम नंबर 1 करें, ये नंबर 2 करें तो ये नंबर 3 हो जाएगा। इसमें आपको जानना है निरंकुशता का प्रतिशोध। निरंकुशता का प्रतिशोध किसे बोलते हैं? निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जिस पे अंकुश नहीं लगाया जा सके, है ना, उसको क्या बोलेंगे? निरंकुश। इसमें क्या होता है कि इसके तहत जो कार्यकारी समूह होता है ना, यह एक ग्रुप में होता है। क्या होता है? ग्रुप में होता है। ठीक है, मतलब इसे कह सकते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अब समझिए क्या है खेल। तो यहाँ पर एक ग्रुप है, कोई अकेला कोई व्यक्ति है नहीं, एक ग्रुप है। अगर अकेला व्यक्ति होता ना तो फिर निरंकुशता आ जाती। चूंकि ग्रुप है इसलिए निरंकुशता नहीं आती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। मैंने यह जो है ना निरंकुश प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। निरंकुश प्रवृत्ति पर क्या करती है? रोक लगाती है। और कार्यकारिणी को क्या होता है कि संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और जहाँ रिस्पॉन्सिबल की बात आती है, और अंततः आपको पता ही है कि जनता के प्रति संसद क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कोई गलत काम करेगा तो उसको अविश्वास प्रस्ताव पास करके उस पर उसको हटा भी सकते हैं, उसको हाँ रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 4 में ये कहेंगे हम लोग वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। जैसे ऑप्शन रहे तो क्या होता है इसमें कि सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने के बाद राज्य का जो मुखिया होता है ना, वो विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है। मान लीजिए कि भी मोदी जी हैं सत्ता में, अब मान लीजिए कि ये बहुमत अपना खो देगा तो राहुल गांधी क्या बनेंगे? गवर्नमेंट चलाएंगे वो। ठीक है, वो वैकल्पिक रूप के रूप में है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो जाता है। यहाँ पे न्यू इलेक्शन कोई करने की आवश्यकता नहीं है, पर नए सरकार यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, और इस तरह से डॉक्टर एक चिंतक है जेनिंग्स, वो कहते हैं कि विपक्ष का नेता जो होता है ना वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। विपक्ष का नेता क्या होता है? वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि बहुमत खो दिया, जो सत्ताधारी दल है वो बहुमत खो दिया, तो विपक्ष का जो दल है उसका जो नेता है वो क्या बनेंगे? वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब राहुल गांधी वैकल्पिक प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर ऐसा घटना हो जाए तो। और 5 नंबर में ये जानना है कि व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व मैंने संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है, जो कार्यपालिका होता है क्या होता है? एक ग्रुप होता है। ठीक है, अब समझिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह से ये संभव है कि सरकार के सभी वर्गों जैसे कि ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, जनरल हो गया, है ना, और साथ में ये भी देख सकते हैं आप कि जो महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, है ना, और बहुत तरह की वल्नरेबल क्लास हैं, तो इन सब के बारे में, है ना, इसमें क्या होता है कि सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, सभी वर्गों का एवं क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि प्रतिनिधित्व होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है कि मंत्रियों का चयन करते हैं और